कॉन्फिडेंस एंड स्मार्ट लर्निंग स्किल्स को बढ़ाने पर काम करती है। एसबीटी टीम आज आपको बताएगी कि कैसे आप अपने ब्रेन को सही तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई आसान बना सकते हैं और कैसे आप मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बचकर हर सब्जेक्ट में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हम स्कूल की ओर से डॉक्टर सतीश कुमार और उनकी टीम का हार्दिक स्वागत करते हैं। Now I request Dr. Satish Kumar sir to please address our students. He is a brain scientist and he works in Chandigarh. Thank you, ma'am. Good morning, students. Respected principal sir, staff member, dear students. As you know, मैडम ने आपको बताया कि मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार है। बेटा, मैं आपकी भाषा में बात करता हूँ क्योंकि हमारी अपनी भाषा में चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। बेटा, मेरा जो एजुकेशन रहा है वो जापान की निगाटा यूनिवर्सिटी से रहा है और जापान के अंदर मैंने ब्रेन साइंटिस्ट का कोर्स किया है। जापान के अंदर पीएचडी भी कराते हैं ब्रेन साइंस में, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे हमें पेटेंट नहीं मिला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम खुल के बात करते हैं कि व्हाट इज ब्रेन एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड हाउ वी स्टडी विद आवर ब्रेन। हम लोग बहुत चीज़ों के बारे में जानकार होते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट के ऊपर हम बहुत जोर लगाते हैं और टीचर्स भी हमें पढ़ाने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे लेवल पे, बिकॉज दे आर ऑल क्वालिफाइड स्टाफ। इन लोगों के पास में इतना भंडार है कि वो आपको देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, लर्निंग फ्रीक्वेंसी होती है, वो डिफरेंट होती है। उसको हम रिकवर करने के लिए हम ट्यूशंस की हेल्प लेते हैं कि स्कूल के टीचर से हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम ट्यूशन पे चले जाते हैं। ट्यूशन पे पढ़ने के बाद भी हमारी आउटपुट वही रहती है, चेंजिंग के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये इस वजह से होता है कि हमें एक्चुअल में हमें ब्रेन के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारी इंडियन एजुकेशन में कहीं पे भी अगर साइंस बायोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पे कहीं पे भी ब्रेन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखा गया। मात्र 1 से 2 पेज में ब्रेन को खत्म कर दिया जाता है। छोटा दिमाग, बड़ा दिमाग, न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका, ये सब चीजें थोड़ी बहुत डिस्कस करके उसको क्लोज कर देते हैं टॉपिक को, और उसके आगे कुछ हम पढ़ नहीं पाते। इसको एक सेटअप किया गया है और ब्रेन ने अपने लेवल पे वो कुछ डेवलपमेंट किया इस दुनिया में कि हम सोच भी नहीं सकते कि एआई तक पहुंच गए हैं। और मेरा ये कहना कि जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल को हिंदी में नकली बोलते हैं, झूठा बोलते हैं, और इंटेलिजेंस का मतलब ज्ञान। आज टेक्नोलॉजी हमें झूठे ज्ञान की तरफ लेके जा रही है और लोग झूठी चीजों की तरफ बहुत ज्यादा मूवमेंट करते जा रहे हैं। ओरिजिनल इंटेलिजेंस को छोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया की प्रोग्रेस हो रही है। आज मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, और हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो इतना फ्लक्चुएट करती है कि हम 10 सेकंड नहीं रुक सकते एक जगह। जैसे हम रील देखते हैं तो हमें पसंद नहीं आती तो 10 सेकंड की रील को स्किप करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, और वही एक्सपीरियंस आप बुक्स के अंदर अपनाने लग गए हैं। एक पर्सन याद नहीं हो रहा उसको छोड़ रहे हैं, फिर दूसरे को पढ़ रहे हो, वो भी याद नहीं हो रहा तो तीसरा पढ़ रहे हैं। तो रूटीन में हमारा फ्लक्चुएट मोड जो है वो बुक्स के अंदर भी आ गया है, स्कूल्स में भी आ गया है। तो आज हम खुल के बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जापान की निगाटा यूनिवर्सिटी डॉक्टर रॉबर्ट ख्यान्सो के द्वारा ओपन की गई थी। डॉक्टर रॉबर्ट ख्यान्सो एल्बर्ट आइंस्टीन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट रहे हैं। आज वो जीवित है, 78 ईयर्स उनकी एज है, उनका स्टूडेंट रहा हूं मैं। उन्होंने 11 साल बच्चों के ऊपर रिसर्च किया, जापान के 3 लाख बच्चों पर रिसर्च किया और स्पेशल ब्रेन के ऊपर रिसर्च किया, और कंक्लूजन तक पहुंचे कि किसी भी बच्चे की इंटेलिजेंस को हम मोर इंटेलिजेंट बना सकते हैं। किसी भी बच्चे की इंटेलिजेंस होती है कि बच्चा 60% का बच्चा है या 40% का बच्चा है, उस बच्चे को हम अब 90 भी बना सकते हैं।
उसमें एकेडमिक एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जितने भी हिंदी, मैथ, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आप स्कूल में, आपके बैग में जो बुक है, दीज ऑल सब्जेक्ट्स आर एकेडमिक सब्जेक्ट। बट मैं आपको टेक्नो एजुकेशन की बात करूंगा। टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी एजुकेशन। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने कितना ग्रोथ किया है, गाड़ियां, कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां इस मार्केट में आ गई हैं। ऐसे ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर के देखिए कि छोटे छोटे हाथ में, मतलब एक टाइम ऐसा था कि हम कंप्यूटर के अंदर बैठ के कंप्यूटर चलाते थे। एक मकान, एक कमरे की तरह होता था, 10x10 का, 8x8 का कंप्यूटर होता था साइज में, फुट के हिसाब से। लेकिन आज हम पॉकेट में कंप्यूटर लेके घूमते हैं। टेक्नोलॉजी ने कितना ग्रोथ किया। 12 जनरेशन आज के दिन कंप्यूटर की आ चुकी है। लेकिन कंप्यूटर को हम ये सोचते कि भाई इसका तो दिमाग कंप्यूटर है। कंप्यूटर से ऊपर होता दिमाग हमेशा, क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी एक सेकंड के 16वें हिस्से में ब्रेन एग्जीक्यूशन करता है, प्रोग्रामिंग करता है, यानी एक सेकंड में 4 बार थॉट्स बना लेता है। और कंप्यूटर की बात करें तो एक सेकंड के 20वें हिस्से में कंप्यूटर काम करता है। लेटेस्ट कंप्यूटर की बात करें, यानी कि एक कंप्यूटर इंजीनियर ने डिमांड किया था कि सर इसको एक सेकंड के 10वें हिस्से में हम कंप्यूटर कोई तैयार हो जाए तो इस दुनिया के सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं। लेकिन कंप्यूटर के जो निर्माता थे उन्होंने इस बात को कहा था कि कंप्यूटर को कभी भी ब्रेन से आगे मत लेके आना। जिस दिन अगर कंप्यूटर ब्रेन से आगे आ गया उस दिन ब्लास्ट हो जाएगा ब्रेन, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्योंकि ब्रेन का एक सेकंड का 16वां हिस्सा अगर 15वें में ले आए तो ब्रेन से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, फिर कंप्यूटर से ही दुनिया चलेगी। तो आज हम खुल के बात करते हैं व्हाट इज ब्रेन। मेरे हाथ में ब्रेन है। बेसिकली ब्रेन हमारा जो होता है सेम ऐसे अनाटॉमी होता है ब्रेन का। और ब्रेन बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हम जो हमारे खोपड़ी में जो ब्रेन होता है वो पैदा होने से लेकर 40 साल तक की उम्र में ब्रेन का वेट धीरे धीरे बढ़ता रहता है और 40 साल के बाद में ब्रेन का वेट फिक्स हो जाता है। इसका वेट हमें मैक्सिमम 1.5 किलो होता है और मिनिमम 1.25 किलो होता है 40 साल के व्यक्ति का। फिर ये रुक जाता है। फिर 70 साल तक ब्रेन का वेट फिक्स रहता है। 70 साल के बाद जैसे भी ओल्ड एज हो जाती तो ब्रेन का वेट घटते घटते 800 ग्राम पे भी आ जाता है, सिकुड़ जाता है, काम करना बंद कर देता है, न्यूरॉन सेल डेड हो जाते हैं, जिससे वेट धीरे धीरे 800 ग्राम तक आ जाता है। ब्रेन बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ब्रेन के 2 हिस्से बनाए जा सकते हैं। डॉक्टर बाहर निकाल के ऐसे भी रख सकते हैं ब्रेन को, लेफ्ट को यहाँ रख सकते हैं, राइट को यहाँ रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो हमारी लेफ्ट वाली बॉडी को कंट्रोल करता है। आज हम बात करेंगे एजुकेशन की। एजुकेशन हमेशा लेफ्ट ब्रेन से की जाती है। हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है, जब हम अल्फाबेट, वर्णमाला या कोई भी काउंटिंग सीखते हैं जब पैदा होने के बाद में, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एग्जीक्यूशन करता है, लेफ्ट ब्रेन से प्लानिंग होती है। कोई भी एजुकेशन, जितनी भी एजुकेशन इस दुनिया में बनी है, हर प्रकार की एजुकेशन को लेफ्ट ब्रेन सीखता है। यहाँ पे मेमोरी में स्टोर होता है आपका, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, चाहे वो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, चाहे वो प्रेपोजिशन का चैप्टर है, चाहे वो हिंदी की बात करें तो व्याकरण की बात है, या कोई भी ड्राइंग की बात है, या कंप्यूटर की बात है। तो हर प्रकार के सब्जेक्ट आपके लेफ्ट ब्रेन में स्टोर होता है, कंटेंट जितना भी आप याद करते हैं। तो इसके अंदर टोटल 5 भाग होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, जिनको ब्रेन की भाषा में हम लोब्स बोलते हैं, ब्रेन लोब्स। ब्रेन लोब्स में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज कहां से पढ़ी जाती है। जो हम भाषा पढ़ते हैं, जैसे कि हम भाषा की बात करें तो आपके 3 से 4 सब्जेक्ट कवर अप हो जाते हैं, जिसमें हम बात करें पहले हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पंजाबी। हम 4 लैंग्वेज अक्सर हरियाणा में पढ़ाते हैं, खासकर सिरसा साइड में पंजाबी पढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारा पंजाबी कम पढ़ा जाता है। बाकी 18 भाषाओं को मान्यता मिली है। तो हर प्रकार की भाषा अगर आप सीखना चाहते हैं तो ब्रेन का एक भाग है जिसका नाम टेम्पोरल लोब है, विच इज कनेक्टेड टू आवर ईयर। हमारे कान से जुड़ा हुआ भाग होता है, जो कान के बिल्कुल नीचे भाग होता है, जिसका नाम है टेम्पोरल लोब। इसके बारे में हम बात करते हैं कि टेम्पोरल लोब कैसे लैंग्वेज को पढ़ता है।
कुछ बच्चों की भाषा, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इंग्लिश में बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कितना ही पढ़ा लो उनके दिमाग से फ्लाइट उड़ती है ऐसे ऊपर से, कुछ नहीं समझ में आता। और उनकी स्पेलिंग पूछ ले, स्कूल की स्पेलिंग नहीं बता पाते। स्कूल में पढ़ते हुए 11 साल हो गए हैं। ये वजह क्या होती है? वजह मैं बताता हूं क्या होती है। यहाँ पे हम पीटीएम की बात करते हैं, पीटीएम होती है हमारी। तो पीटीएम के दौरान टीचर का फीडबैक ये आता है कि सर बच्चा फोकस नहीं करता, आपका ध्यान नहीं देता, और बच्चे का जो कंसंट्रेशन पावर है ना वो डाउन है, ये शरारत करता है क्लास में। बट बच्चे से पूछा जाए तो बच्चे का फीडबैक ये रहता है, कुछ समझदार बच्चे ये अपने आप में फील कर लेते हैं कि हाँ सर मैं ही कमजोर हूं पढ़ाई में। लेकिन कुछ जिद्दी बच्चे होते हैं, डोमिनेंट बच्चे होते हैं, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि स्कूल अच्छा नहीं है जी, मैं बस सेटिस्फाई नहीं हूँ टीचर से, और टीचर का तरीका अच्छा नहीं है पढ़ाने का। और फिर उसके पापा से पूछा जाए तो वो ये बोलता है कि सर हम तो गलत स्कूल में फंस गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, कभी स्कूल चेंज करने का डिसीजन मत लेना। ये स्कूल भी बेस्ट है और टीचर भी बेस्ट हैं। अगर टीचर अच्छा नहीं होता तो उस क्लास में तेरा मेरिट भी तो आई है ना, 95% से ऊपर बच्चे भी तो उसी क्लास के हैं। आप नहीं पढ़ते हैं, आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है, इसकी ओरिजिनल वजह मैं बताता हूं जो मैंने पढ़ा है और जिस पे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है परमानेंट। हमारा ब्रेन न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल्स होते हैं, ब्रेन में कोई हड्डी नहीं होती। न्यूरॉन सेल का काम होता है, लेयर्स होती हैं ब्रेन के अंदर, और जैसे कि डिपार्टमेंट होते हैं हमारे अलग अलग, जैसे रूम्स होते हैं, ऐसे लॉब्स होते हैं, उनके अंदर न्यूरॉन सेल होते हैं। न्यूरॉन सेल का मतलब होता है कि कोई भी चीज में आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना। और न्यूरॉन सेल एक्टिव और डीएक्टिव मोड में होते हैं। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं 6 महीने के, एज पर रिसर्च बता रहा हूं आपको, कि जब माँ के गर्भ में 6 महीने के होते हैं ना, भगवान उसी टाइम आपके न्यूरॉन सेल रेडी करके छोड़ देते हैं और आप पैदा हो जाते हो। पैदा होने के बाद में आप जन्मजात जो गुण लेके पैदा हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका करियर बनता है। कई बार हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बच्चा बना तो डॉक्टर बनने के लिए है, माँ बाप उसको इंजीनियर बनाने की ताक में रहते हैं कि हम तो आईआईटी कराएंगे बच्चे को। बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में अच्छा है और धक्के से मैथ पढ़ाया जा रहा है उसको। तो उल्टी कहानी है यहाँ पे। इस वजह से बच्चों का यहाँ सक्सेस रेट की बात करें तो इंडिया का सक्सेस रेट 32% ओनली, यानी कि 32 लोग कामयाब होते हैं सरकारी और प्राइवेट मिला के, बाकी ऑन रोड हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं 10-10 साल से, 5-5 साल से। लास्ट में क्या करेंगे वो? लास्ट में वो कहीं कहीं अमेजोन में लग जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे लग जाएंगे, सारा दिन वो सामान बेचते फिरेंगे, कोई पिज्जा में लग जाएगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, यहाँ पे है ना, कागजों में झूठा ज्ञान दिखाते हैं, कागजों में झूठे आंकड़े दिखाते हैं गवर्नमेंट। ओरिजिनल अगर बात करें तो इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है बहुत डार्क में है। हम उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हर बच्चे की टैलेंट के ऊपर काम करते हैं। मेरा लगभग 35,000 बच्चों का एक्सपीरियंस है कि 35,000 बच्चे मैंने ब्रेन ट्रेंड किए हैं। तो कैसे करते हैं हम ब्रेन ट्रेंड, उससे पहले हम पूरा सब्जेक्ट पे बात करके 5 मिनट में आपको लास्ट में बताते हैं कि ब्रेन को कैसे तैयार किया जा सकता है। हमने बताया कि टेम्पोरल लोब से लैंग्वेज को पढ़ते हैं, और लैंग्वेज जो टेम्पोरल लोब होता है, टेम्पोरल लोब के अंदर 85 लाख न्यूरॉन सेल आपको एक्टिव फॉर्म में चाहिए इफ यू वांट टू सक्सेस। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आप एक सब्जेक्ट में बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहते हैं, आप एक सब्जेक्ट में मेरिट लेके आना चाहते हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल एक्टिव होने चाहिए 85 लाख। अब आप सभी बच्चों के न्यूरॉन सेल मैं बता सकता हूं, आप कैलकुलेट कर लेना आपने कि इंग्लिश के अंदर जितने आपके नंबर आते हैं, ओरिजिनल मार्क्स आते हैं, चीटिंग से नहीं। चीटिंग से अगर आते हैं तो माइनस कर देना, चीटिंग वाले कि 10 नंबर की चीटिंग किए तो माइनस कर देना उसमें से। अगर आपके नंबर 40 आते हैं, या आपके 50 आते हैं, या आपके 55 आते हैं, या 60 आते हैं, या 65 आते हैं, या 90 आते हैं, 95 आते हैं, जितने भी नंबर आते हैं उतने लाख न्यूरॉन सेल आपके। 1 लाख न्यूरॉन सेल आपको 1 नंबर दिलाता है। तो आपके अगर 40 लाख न्यूरॉन सेल एक्टिव है तो आपको 40 नंबर ही मिलेंगे, हमेशा आप 40 से 50 के बीच में रहेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम ब्रेन इंजीनियरिंग करते हैं। ब्रेन इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर 5 तरंगे होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, डेल्टा।
हम जो पढ़ाई करते हैं वो अल्फा वेव से पढ़ते हैं। कभी सुना आपने? अल्फा वेव्स क्या काम करती है? अल्फा वेव्स आपको किसी भी प्रकार की एजुकेशन में इंटरेस्ट क्रिएट कराती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 टू 13 हर्ट्ज होती है। हम पहले पूरा पांचों जो फ्रीक्वेंसी है, पांचों वेव्स का जिक्र करेंगे। रात को हम सो जाते हैं तो हम डेल्टा वेव्स में सोते हैं। डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 0 टू 4 हर्ट्ज होती है। 4 हर्ट्ज के बाद में 4 टू 8 हर्ट्ज पे हमारी थीटा वेव्स होती है, जिसमें हम सुबह उठने के बाद में आलस में होते हैं। आलस, जैसे सुबह उठते हैं तो थोड़ी देर 15-20 मिनट तक हम बेड से उठते नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धक्का स्टार्ट होते हैं, तो सारे काम है ना मम्मी पापा को कराने पड़ते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं, तो उनकी थीटा वेव्स होती है, जैसे कि 4 टू 8 हर्ट्ज पे हमारी थीटा वेव्स काम करती हैं। और फ्रीक्वेंसी पे दिमाग चलता है, हम इसको समझ नहीं पाते। आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल, जब आपकी एक वर्कशॉप लगाने का प्लान करेंगे हम यहाँ पे 2 डेज का, उसमें दिखाएंगे कि फ्रीक्वेंसी कैसे चलती ब्रेन के अंदर। जो 4 टू 8 हर्ट्ज पे थीटा वेव्स होती है आपकी, उसमें आलस फील होता है आपको। और जो बच्चे धक्का स्टार्ट होते हैं उनका 5 और 6 हर्ट्ज पे ब्रेन काम करता है, तो धक्का स्टार्ट होते हैं, आलस बहुत ज्यादा होते हैं, कोई भी काम करके खुश नहीं होते बच्चे। लेकिन थोड़ा सा वो एक्टिव मोड में आ जाते हैं जब उनका 7 और 8 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो वो अपना काम अपने आप कर लेते हैं। देन उसके बाद 8 टू 13 हर्ट्ज पे आपका ब्रेन आता है, तो आप स्कूल में आ जाते हैं। अभी फिलहाल आप स्कूल में एंट्री करने के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी अल्फा वेव्स में आ चुकी है। आप लर्निंग मोड में आ चुके हैं कि कुछ न कुछ सीखना है आज हमें। और जब भी आप कोई भी किताब उठाते हैं, कोई भी चीज याद करते हैं, तो आप हमेशा अल्फा वेव्स में उठाते हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि पूरा दिन स्कूल पढ़ने के बाद में, हम स्कूल की छुट्टी होने के बाद, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रेस फील करते हैं, टीचर्स भी स्ट्रेस फील करते हैं कई बार, क्या तो दिमाग खराब हो गया सारा दिन पढ़ा पढ़ा के, हम फील करते हैं ऐसा। वो बीटा वेव्स में आता है। हम आपका जो ब्रेन है वो बीटा वेव्स में काम करते हैं। और जब बीटा वेव्स में आपका ब्रेन काम करता है, तो आपका 13 टू 27 हर्ट्ज पे आपका ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है। और 27 हर्ट्ज से ऊपर 100 तक आपका गामा वेव्स काम करता है, जिसमें गुड डिसीजंस होते हैं। और जो मैनेजमेंट होता है जितना स्कूल का, वो गामा वेव्स में आपको संभालता है सारा दिन, हमेशा मोटिवेट करता रहता है, अच्छे थॉट्स देता रहता है। तो गामा वेव्स का काम है गुड डिसीजन। तो थीटा और बीटा आपकी लाइफ को स्पॉइल करता है, और सबसे ज्यादा हम थीटा और बीटा में ही जी रहे हैं। आज यहां बैठे हैं, चिंता हमें कल की है। स्कूल में पढ़ा रहे हैं, शाम को चिंता हमें कामों की है कि वो शाम को काम भी करना मुझे। मैं कहता हूं प्रेजेंट में जीने की जरूरत है आपको। आप फ्यूचर छोड़िए और पास्ट को छोड़िए, अपने आप बेस्ट होगा अगर आपका प्रेजेंट बेस्ट है तो। हम लैंग्वेज से आगे बढ़ते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? रेज योर हैंड प्लीज। वेरी गुड बेटा, जो डॉक्टर बनने का आपका ड्रीम है वो बहुत अच्छा है, बट आपको ये पता होना चाहिए ब्रेन का कौन सा भाग आपको डॉक्टर बनाएगा। आप सारे बच्चे अपनी गर्दन में पीछे हाथ लगाए। यहाँ पे ये गर्दन में जो पीछे होता है आपका हिस्सा, ये ओसिपिटल लोब होता है, जिससे हर प्रकार के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो कि हमारी आंखों से जुड़ा होता है। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए हमें आंख चाहिए, प्रॉपर नजर चाहिए बढ़िया, क्योंकि प्रैक्टिकल देखना होता है डॉक्टर बनने के लिए। हॉस्पिटल में आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं ह्यूमन बॉडी को, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो आप जितने भी साइंस पढ़ते हैं, ड्राइंग पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, हर प्रकार के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जो भी आप कोई किसी भी तरह का स्क्रीन देखते हैं, तो वो आपका ओसिपिटल पार्ट से हम चीजों को प्लानिंग करते हैं। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स आपका पैराइटल लोब से पढ़ा जाता है, जो कि चोटी के नीचे भाग होता है आपका। चोटी पे हाथ लगाए सारे बच्चे, यहां से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। पैराइटल लोब का मैं एक एग्जांपल देता हूं। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम किन किन बच्चों ने सुना है? ओके, एक छोटी सी कहानी है 2 मिनट की। एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी में पैदा हुए थे बेटा, और एल्बर्ट आइंस्टीन जब 4 साल 13 दिन के थे, आप सारे बच्चे अपने आप को एल्बर्ट आइंस्टीन मान के चलें और वहां से मोटिवेशन लेना आपको। जब एल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल 13 दिन के थे, तो उस टाइम तक तो एल्बर्ट आइंस्टीन बोले भी नहीं थे। उनकी माता पॉलिस आइंस्टीन और उनके पापा हरमन आइंस्टीन एक दिन बेड के ऊपर बैठे थे और उसके बारे में चिंता में थे, एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, कि ये जो बच्चा है ये मंदबुद्धि का बच्चा है, हम कैसे गुजारा करेंगे। एक ही बेटा था उनका, और इतना चिंता में थे कि उनकी माता उस दिन रो पड़ी कि मेरी ऐसी कहां से किस्मत आ गई कि ऐसा मंदबुद्धि का बच्चा भगवान ने हमें दिया।
लेकिन एक दिन नवंबर का महीना था, रात को 8:30 बजे उनकी माता ने उनको एक चने का सूप बना के दिया और वो इतना गर्म था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने उठा के पी लिया एकदम। और इतना गर्म था कि बहुत ज्यादा गर्म था एक्सेस में, और एल्बर्ट आइंस्टीन के एकदम अंदर से आवाज आई कि मम्मा सूप बहुत ज्यादा गर्म है। पहला सेंटेंस एल्बर्ट आइंस्टीन का ये था। उनकी माता चकित रह गई कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि जब डॉक्टर लोगों के पास कोई इलाज नहीं होता ना, तो कई बार भगवान अपने आप कोई चीज दे देते हैं। तो गर्म चीज ज्यादा पीने से, जो बच्चा अगर आपके आस पड़ोस में नहीं बोलता तो उसको एक्सेस में गर्म चीजें पिलाओ, वो बच्चा बोल भी सकता है। मंद बुद्धि के बच्चों को गर्म चीजें ज्यादा पिलानी चाहिए, क्योंकि ब्रेन भाप लेता, ब्रेन कभी डायरेक्ट पानी नहीं पीता। और 36% पानी की भाप ब्रेन को चाहिए, अकेले ब्रेन को। और टोटल ऑक्सीजन जितनी आप लेते हैं उसका 20% हिस्सा ऑक्सीजन का ब्रेन को अकेले को चाहिए होता है। और लेकिन ब्रेन केवल 1 किलो का है, फिर भी 20% उसको ऑक्सीजन चाहिए अंदर। तो डियर स्टूडेंट, कहानी वहां से शुरू होती है एल्बर्ट आइंस्टीन की। एल्बर्ट आइंस्टीन को किसी स्कूल में दाखिला करा दिया जाता है और 6 महीने की रिपोर्ट आती है स्कूल से कि हम इस बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, ये बच्चा बहुत डल कैटेगरी का बच्चा है, आप इस बच्चे को अपने घर ले जाएं। उनकी माता स्कूल में गई और स्कूल से एसएलसी हाथ में पकड़ा दी और एल्बर्ट आइंस्टीन के लिए बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि दिस स्टूडेंट इज नॉट एबल टू स्टडी। तो उनकी माता ने पूछा सर रीजन बताए क्या है, कम से कम कमांड तो बनाएंगे, आगे इंप्रूवमेंट की बात करेंगे। तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चा ऐसी बातें करता है सारी आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स मतलब फालतू की बातें होती है, इन बॉक्स की कोई बात नहीं होती। पूछा क्या बात करता है, ये कहता कि ये सारा दिन है ना आसमान पे रहता है धरती को छोड़ के। भाई कैसे रहता है आसमान में, कहता सारा दिन तारों की, चंद्रमा की और सूर्य की बातें करता है ये। कभी कहता है सर ये चंद्रमा और सूर्य आपस में भिड़ सकते हैं, ये तारों को आपस में भिड़ा सकते हैं, मतलब ऐसे जो कि इन आउट ऑफ बॉक्स। बट उस टैलेंट को पहचान नहीं पाया कोई उस टाइम पे, क्योंकि उसका ध्यान भूगोल और फिजिक्स में ज्यादा था। शुरू से बचपन से उनका टैलेंट था, इनबॉर्न टैलेंट था। तो उनकी माता मुंह लटका के स्कूल से बाहर निकल गई। 1 किलोमीटर का रास्ता था घर का। तो घर पहुंचने से पहले उनकी माता ने बहुत 100 बार सोचा कि मैं बच्चे को क्या बोलूंगी, बच्चा कैसा फील करेगा। आप अपने पेरेंट्स को भी बोलना कि कभी भी हमसे नेगेटिव बात ना करें। अब देखना उनकी माता का क्या डिसीजन था और क्या मोटिवेशन था उस बच्चे के लिए। जैसे माता घर में एंट्री करती है, बच्चे को पास बैठाती है, उसको दूध पिला के थोड़ा सा, तो देन उसके बाद बोलती है बेटा थपथपा के कि तू बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, स्कूल से फीडबैक मिला है कि आपके लिए तो स्कूल में ऐसे टीचर भी नहीं है जो आपको पढ़ा सकते हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो। तो आप बताइए बच्चे, अगर ऐसी बातें पेरेंट्स हमसे करते हैं मोटिवेशन की, तो हमारा जो हौसला है वो 4 गुना हो जाता है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बात सुन के और मम्मा को बोला कि मम्मा मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा आपको। तो उनको किसी दूसरे अच्छे स्कूल में दाखिला कराया और एल्बर्ट आइंस्टीन ने 10वीं क्लास पास करके स्विट्जरलैंड के पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का डिप्लोमा करके, फिर बीटेक करके और पीएचडी हासिल करके 1921 में नोबेल पुरस्कार विजेता पहला ब्रेन साइंटिस्ट था, पहला सुप्रसिद्ध मतलब कि रिसर्चर था। और 1921 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता मतलब अपना खिताब जीता है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। आप अपने आप को एल्बर्ट आइंस्टीन मान के चले, पढ़ाई में कोई भी कमजोर नहीं होता है, सिर्फ अपने मोटिवेशन की बात होती है और हमारे अंदर हौसले की बात होती है। अब बात वहां खत्म नहीं हुई है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन की 18 अप्रैल 1955 में उनकी डेथ हुई थी, तो डॉक्टर थॉमस ने उनका पोस्टमार्टम किया और ब्रेन को निकाल के एक डब्बे में रख लिया, ये जानने के लिए कि उन्होंने साइंस में एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है, E=mc²। वो सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टीन की देन है। और जिस दिन ये फॉर्मूला इस दुनिया में आया था साइंस का, साइंस के 23 फार्मूले फेल हो गए थे, एक अकेला फार्मूला काम करता था वहां पे। यानी एक तो हम 23 अलग अलग मेथड से काम करते हैं, एक ही फार्मूले पे काम करते हैं। तो साइंस को बहुत आसान बना दिया था, फिजिक्स को बहुत आसान बना दिया था। जिस दिन डॉक्टर थॉमस ने उनके ब्रेन को चुरा के रखा, उस दिन उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट नहीं होता था ब्रेन के ऊपर, कोई रिसर्च नहीं होती थी, तो रिसर्च टाइम तक वेट किया 20 साल।